बारे में जानेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे और दी ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर से उनकी गणना होती। इतना त्याग देश के लिए या समाज के लिए शायद ही किसी ने किया हो, और ऐसा कर पाना शायद आम मानव के बस में नहीं। तो सबसे पहले तो आप महात्मा गांधी के बारे में जानिए, जो कि वो हमारे राष्ट्रपिता और वो सबके पिता थे। इस दुनिया में, इस राष्ट्र में या एक परम पिता होता है या एक राष्ट्रपिता होता है या और फिर अपने पिता, एक दूसरे पिता जो हैं वो महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, हमारे देश की आज़ादी के लिए और नस्लवादी भेदभाव से निजात दिलाने के लिए केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में जहाँ पर नस्लवादी जातिवादी बहुत सारी समस्याएं रही हैं, उसकी शुरुआत उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से की। वो हमारा देश नहीं, वो तो वहाँ पर उनका कर्मस्थली तो आप कह सकते हो कि उन्होंने अपनी कर्मस्थली की शुरुआत वहीं से की। वकालत करने के बाद वो अपने पिता के दोस्त दादा अब्दुल्ला के केस के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ पर नस्लवादी भेदभाव को देखा जब तो उनसे नहीं रह गया और उन्होंने वहीं से इसकी शुरुआत की और इतनी दमदार शुरुआत की कि बहुत ही कम समय में उन सारी समस्याओं से दूसरी धरती पर रह करके इनकी निजात दिलाया। हम लोग सामान्य लोग हैं, अपने घर की छोटी मोटी समस्याएं भी आसानी से नहीं सॉल्व कर पाते। अपने देश में कोई काम करना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी दूसरे देश में कुछ करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उस मुश्किल काम को भी उन्होंने बड़ी सरलता, बड़ी सादगी से पूर्ण किया और बहुत ही कम समय में वैश्विक नेता बने। पूरी दुनिया के नेता हैं, हमारे देश के नेता नहीं है मात्र, वो पूरी दुनिया के नेता हैं। समाज में बड़ी भ्रांतियाँ इस समय हैं, तमाम तरह की चीज़ें विचारधाराएँ लोग बताते हैं या सुनने को मिलता है। हम लोग भी समाज में जाते हैं, तमाम लोगों को राजनीतिक कारणों से इस दल उस दल का जोड़ लेते हैं, इस जाति से उस जाति से, इस धर्म से उस धर्म से, ये क्षेत्र वो क्षेत्र। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जो राष्ट्रपिता हो उसके लिए अगर हम लोग इतनी खुशहाल जीवन में अगर राष्ट्रपिता के लिए ऐसे शब्दों का अवलोकन करें या सुनें तो शायद बहुत बड़ा अफसोस होता है कि लोग कैसे अपनी जबान पर ऐसी चीज़ें ला देते हैं। क्योंकि उस समय की कठिनाई शायद वो नहीं जानते कि जब गांधी ने आंदोलन शुरू किया और दुनिया में जहाँ पर काले गोरे का इतना बड़ा भेदभाव था, कैसे काले लोगों को दुनिया में स्थान मिल सका। जो उपेक्षित श्रेणी के लोग थे, वंचित श्रेणी के लोग थे, उनको किस तरह से लोगों से मिलन करवाया और उनका आज जो गरिमापूर्ण जीवन है ये देखा जाए विनाश में, तो महात्मा गौतम बुद्ध के बाद यदि किसी ने कुछ किया है तो वो सिर्फ एक ही पिता है, उसका नाम है महात्मा गांधी। तो हमें और सिर्फ उस उपेक्षित वंचित श्रेणी के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए, हम किसी भी समुदाय से बिलोंग करें, किसी भी जाति से बिलोंग करें, कोई हमारा जाति हो, कोई नस्ल हो, हम काले हों, गोरे हों, गोरे हों, गांधी के मन मस्तिष्क में ऐसे विचार आते हैं कि किसी जात विशेष के लिए उन्होंने कुछ किया। जो
लोग समस्याओं से ग्रसित थे, उन्होंने जात या धर्म नहीं देखी, जो समस्या थी उस समस्या को निजात दिलाया और उस समस्या का इलाज करना बहुत जरूरी था। आज भी ऐसी समस्याएं जो भी मैंने आपको बताया कि हर महापुरुष को, हर महान शख्स को लोग आज जात से देख करके उसका सम्मान करते हैं। और समाज में बहुत ही ऐसे लोग या ऐसी विचारधाराएं समय आ रही हैं कि किसी का सम्मान, किसी की योग्यता की पहचान इस समय जात बहुत बड़ी हो गई। तो अभी तुम लोग ये हो और खास करके सिविल सेवा एक्सपीरियंस हो, इस देश में अगर किसी की प्रतिष्ठा है, किसी का सम्मान है और किसी पर अगर विश्वास करता है हमारी व्यवस्था, तो वो केवल सिविल सेवा ही है। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस दिशा में आप लोग भी आगे आना चाहते हैं तो आप इन सारे भ्रांतियों से ऊपर हट करके सोचिए, ठीक है ना। उसको आप किसी की जबान पर ताला नहीं लगा सकते हो, लेकिन हाँ उसका अनुसरण तो नहीं किया जा सकता है ना। हमारे पास मस्तिष्क है, हम इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ने का हमारे पास अवसर है, जो कि सिविल सेवा की है कि वो सबसे ज़्यादा पढ़ने के अवसर उसे प्राप्त होते हैं। किसी भी दिशा में आप साइंटिस्ट हो जाओ, डॉक्टर्स हो जाओ, कुछ भी हो जाओगे, लेकिन इतना नहीं पढ़ना रहेगा किसी भी दिशा में। तो इतना यदि आपको पढ़ने का अवसर है, पूरे दुनिया का दर्शन करने का अवसर यदि आपको है, तो इस संकीर्णता रूपी विचारों को तो बिल्कुल पूरी तरह से त्याग देना, जो कि आप तभी आगे बढ़ते हो जब आपके विचार व्यापक होते हैं। आज आप देख रहे हो कि वर्तमान में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी महामंत्री जी, सभी लोग कठोर श्रम के बाद में और व्यापक दृष्टिकोण के साथ ही आज हम पदों तक के जा सकें। यदि हम इतने छोटे विचार लेकर के चलेंगे तो हम गांव के तबके ही सीमित रह जाएंगे। ऐसी संकीर्ण विचारधाराएं गांव में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। शहरों में भी इस समय ऐसे कुछ नेता तैयार हो गए हैं कि वो लोग घर घर जा करके, डोर डोर टीप करके ऐसी विचारधाराओं का प्रचार करते हैं। बड़ा अफसोस होता है कि अगर वो इतना दरवाज़ा जितना खटखटाते हैं, अगर अपने बीवी बच्चों के लिए खटखटा लें तो शायद उनका जीवन अपने आप बहुत ठंड हो जाएगा। किसी की आलोचना कहने का, किसी की निंदा कहने का शायद उनको समय ही न रहेगा, लेकिन चूँकि उनके पास समय बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो तमाम महापुरुषों के बारे में ऐसी ऐसी धारणाएँ पूरे मंच से बोलते, दरगत चीज़ों में रख करके देखते। गांधी क्या किसी धर्म विशेष के व्यक्ति? जब देश आज़ाद हो गया तो गांधी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। 3 साल साथ जो कि फिर सही लोकतंत्र नहीं रह जाएगा, क्योंकि लोग उसको सुनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे दादा ने ये किया था देश के लिए, हमारे पापा ने ये किया था, ठीक है ना, हम इस दल से संबंधित हैं, ठीक है। तो एक ही व्यक्ति है जिसने इतनी गहराई में जा करके और ऐसे विचार रखे, ठीक है। आप जानते हो सुभाष चंद्र बोस गांधी से पहली मुलाकात में ही उनके ठन गए थे, क्योंकि वो गर्म विचारधारा के थे। वो भी बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे चिंतक थे, लेकिन वो भी क्या गांधी थे, उनको भी लगा, दोनों में खूब चली, लेकिन अंततः सत्य ही सत्य होता है, ठीक है ना। हमारे विचार कुछ हो सकते हैं, लेकिन जब रास्ते एक ही होते हैं तो फिर बाद में तो मिलन होगा ही। अंततः उनको लगा 6 जुलाई 1944 को उनको एहसास हुआ
कि उनके विचार अलग हैं, हमारे अलग हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर यदि कोई पिता है तो वो सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ये शब्द जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हमारे शिष्ट प्रशासनिक अधिकारी और हम लोगों के प्रिय सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लोग उनके बारे में और गांधी के विचारों में बड़ी भिन्नता देखते हैं, ऐसा नहीं था। सुभाष इतनी छोटी बुद्धि के लोग नहीं थे, एक कि गांधी को वो अलग रख करके और कोई अवधारणा था। इसीलिए जानते हो, आज आपको सफलता मिलती है तो आप सबसे पहले अपने माँ बाप को या बहुत ज़्यादा अपने टीचर्स को, अपने दोस्त को अवगत कराते हो। उन्होंने किसी को नहीं कराया, उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए उनसे आशीर्वाद दिया और इसके बाद फेडरल गवर्नमेंट जो सिंगापुर में गठित की, उस राष्ट्रपति पद की स्वागत करवाने उनको लगा कि बाबू राष्ट्रपिता देश में रह करके जो काम कर रहे हैं वही काम मैं सिंगापुर में रह करके कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सफलता तभी मिल सकती है या आज जो कुछ आंशिक तौर पर मिला है वो सब आपके आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ, ठीक है ना। तो लोग जो कि बहुत कम पढ़ते हैं, इसलिए उनको कहीं एक लाइन ऊपर देख गए तो गांधी का बुराई सोच लिए कि वो पटेल से बहुत उनके अनुबंध रहते थे, सुभाष से बड़ी अनुबंध रहते थे, वो नेहरू के बड़े करीब थे। गांधी किसी के करीब नहीं थे और न गांधी के किसी से अनुबंध थे, ठीक है ना। गांधी सभी के प्रिय थे, सभी के पिता थे और गांधी को ये जिस तरह से 4 बेटे होते हैं घर में, तो पिता उसी को काम सौंपता है कि जो काम जो बेटा करने में सक्षम होता है, ठीक है ना। तो जो काम जो कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता हमारे देश के सबसे विशिष्ट व्यक्ति थे और उनका केवल हमें किसी के 2-4 गलत कार्य हो जाने के कारण हम केवल उसको पूरे जीवन उसी को गाते रहें और उनकी अच्छाइयों को भुला जाएं, ठीक है ना, तो शायद बहुत बड़ी अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि वो देश के सबसे विशिष्ट व्यक्ति थे और सबसे ज़्यादा उनका पैसा देश में रहा है। तो देश को उस समय आज़ादी कराने के लिए धन की जरूरत, तो जहाँ धन की जरूरत थी वहाँ वो नेहरू के निकट रहते थे, जहाँ साहस की जरूरत होती थी वहाँ वो पटेल के निकट रहते थे, जहाँ पर प्रशासनिक घाट की बात होती थी वो सुभाष के निकट रहते थे। तो गांधी बहुत ही अपने ऐसे महान बेटों को, ऐसे क्रांतिकारियों को, उदारवादियों को, जिसके जहाँ जहाँ जरूरत होती थी उसके अकॉर्डिंग वो उनको काम सौंपते थे, ठीक है ना। तो ये कह देना कि उनकी वजह से ये हो गया, उनकी वजह से ये हो गया, ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, ये अगर प्रधानमंत्री बन जाते तो शायद ये हो जाता, ठीक है ना, ये सब भ्रांति होती है। अभी मान लिया सरदार पटेल ही प्रधानमंत्री बन जाते तो आज हो सकता है वो काम जो गृह मंत्री के रूप में किए थे शायद वो काम ना कर पाते, तब आप कैसे उन्हें याद करते, ठीक है ना। तो जब काम करना होता है, काम की अपनी कठिनाई होती है और उस समय एक अलग परिस्थिति थी, हम लोग औपनिवेशिक राष्ट्र थे, तो जिसको भी जो जिम्मेदारी सौंपी गई, नेहरू बहुत ही करिश्मेटिक पर्सन थे, ठीक है ना, बहुत ही चमत्कारी व्यक्ति थे, ठीक है ना। उन और जो कि बहुत अमीर पिता के बेटे थे, तो ऐसे समाज में बहुत बड़ा सम्मान था कि जहाँ जाते थे तो लोग ऐसे अपने कटार पाते थे, ठीक है ना। आज भी देखते हुए गांव का एक मामूली से थोड़ा सा पैसे वाला व्यक्ति है तो उसका बेटा कहीं जाता है तो लोग कहते हैं कि अरे फलाने भैया का बेटा आया है, ठीक है। तो वो तो पूरे देश के बड़े बेटे थे,
तो उनका कितना रिगार्ड रहा होगा। तो ऐसे चमत्कारिक व्यक्तित्व के लिए उस पद की जरूरत महसूस की गई, इसलिए उनको वो पद दिया गया होगा। ठीक है ना। तो हमेशा हम जब नकारात्मक विचारों को दिमाग में धारण कर लेते हैं तो हर चीजें हमें गलत ही दिखाई देती हैं। ठीक है ना। सरदार पटेल गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे और 552 रियासतों को सम्मेलन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उनके पास। ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री के रूप में वो ये यक्को जिम्मेदारी को पूरा शायद ना कर। ठीक है ना। क्योंकि उनके पास ये बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय दबाव होते हैं। ठीक है। तो वो इन कार्यों से पूरी तरह से विरक्त थे और रियासतों के सम्मेलन में अपने वीपी मेनन के सहयोग से, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से इस कार्य को पूर्ण करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। गांधी ये जानते थे ये शासी बेटा है और इस काम को यह कर देगा इनसे प्रकार, इसलिए उनको वो जिम्मेदारी उन्होंने प्राथमिकता दी। क्योंकि सरदार पटेल तो संगठन में ही शामिल नहीं होना चाहते थे, वो वैसे रहना चाहते थे। लेकिन गांधी ने कहा नहीं, नेहरू को आपकी जरूरत होगी, नेहरू अकेले नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। इसलिए संगठन में आपको रहना होगा, संगठन में रह करके आप ये सारी जिम्मेदारियों को बाखूबी पूर्वक। ठीक है ना। सुभाष जी की मृत्यु अचानक हो गई थी, देश आज़ादी के दौरान वो नहीं रहे। तो ऐसी परिस्थितियों में केवल गांधी के ऊपर किसी चीज को लेकर के अगर आरोप लगाया जाएगा तो शायद ठीक नहीं होगा। ठीक है ना। क्योंकि गांधी वो शायद खुद नहीं मालूम था कि हमारी इतनी बड़ी पूजा दुनिया में हो सकती है। क्योंकि लेकिन जब आप काम करते हो तो आपको एहसास हो जाता है, जिस तरह से आप पढ़ाई करते हो तो आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब पेपर आपका बढ़िया हो जाता है, पेपर मिला लेते हो तो आपको लग जाता है कि नहीं मेरा सिलेक्शन तो होगा। ठीक है ना। पेपर करके आते हो, नहीं मिलाते हो, तब भी आपको लगता है नहीं होगा मेरा सिलेक्शन, क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है ना। मिलाने के बाद हो सकता है 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए। ठीक है ना। लेकिन जब अंदर से आत्मा अपनी बोलती है तो उसमें सफलता जरूर होती है। ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से गांधी को भी ये एहसास कराची अधिवेशन में हो गया था और उन्होंने कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। उसकी अध्यक्षता सरदार पटेल भी कर रहे थे और गांधी को उसी दौरान अपनी ताकत का एहसास हो गया। और वाकई में गांधी जितने दिन जीवित थे उतने दिन उनको वो रिगार्ड नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। आज जितना मिल रहा है हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि उनके शब्द और अहिंसा ये 2 ऐसे शब्द हैं कि ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये बहुत बड़े शस्त्र हैं। खास करके आज जहाँ पर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, तमाम न्यूक्लियर बम, तमाम केमिकल बम ऐसे बन गए हैं, तो आज उनकी बदौलत तो पूरी दुनिया उजड़ जाएगी, इस पृथ्वी पूरी तरह से निर्जन हो जाएगा। तो अगर कोई चीज़ यह सबसे बड़ा शस्त्र है तो वो है सत्य और अहिंसा, क्योंकि इसी के बल पर हम इस पृथ्वी की रक्षा कर पाएंगे। इसी के बल पर उन्होंने अपने विचारों में कभी परिवर्तन नहीं किया। आपने देखा होगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान जब पूरे देश में जनता उनकी साथ एक सुर में चल रही थी, लेकिन एक घटना जनता के द्वारा हो गई, थोड़ी सी चूक हो गई। चौरी चौरा नामक स्थान पर जो थाने में आग लगाई गई, जिसमें पुलिस अधिकारियों सहित 22 पुलिसकर्मी मर गए। निर्ममता से उनकी दम घुटने से मृत्यु हो गई। सावधानी में उनको बहुत
चिंता गई, उसकी नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने स्वीकारी। क्या आज का कोई नेता ऐसा कर पाता है या करता है? या जो लोग ऐसे ऐसी बातें करते हैं क्या वो स्वीकार करते हैं? एक पुलिस की लाठी कहीं किसी पड़ती है तो वो सबसे पहले वहाँ से भाग करके कहाँ चले जाते हैं पता नहीं। और वो लोग गांधी से बात करेंगे, गांधी ने उसमें नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की